हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर एडमिन का लॉगिन कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था जो हमने यूज़र बनाया था, एडमिन बनाया था, क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करके, उसके थ्रू हमारा यहाँ पे लॉगिन हो पा रहा था। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर हम सही यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये हमें डैशबोर्ड पे ले आएगा एंड लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज दे देगा। और अगर मैं गलत यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ तो उस केस में भी हमारा मैसेज आ रहा था। अभी हालांकि हमने लॉग आउट वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया है। हम्म, यहाँ पे मैंने कुछ गलत यूज़र नेम पासवर्ड दिया तो अब हमारा एरर का मैसेज आ गया, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, हमने इस चीज़ को सही किया था जीपीटी का यूज़ करके। हमारा जो स्टेटस अगर 200 होगा, है ना, यहाँ पे एक्सीओस क्या करता है कि जितने भी सक्सेस वाले मैसेज होते हैं, सक्सेस वाले केस में वो ट्राई के अंदर जाता है, और जब एरर मैसेज होता है तो वो केच के अंदर चले जाता है ना। और केच के अंदर मुझे थोड़ा सा एक डाउट था कि ये रिस्पॉन्स क्या लिखा है, एरर क्या लिखा है, क्योंकि हमने ये डेटा हमने बैकएंड से नहीं भेजा था। हमने जो बैकएंड से भेजा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैकएंड से हमने भेजा था हमने ये भेजा था सक्सेस मैसेज यूज़र नेम, ये तो हमने भेजा है, और स्टेटस भी भेजा है ना। यहाँ पे भी हमने सक्सेस मैसेज ये की वैल्यू यहाँ से भेजे हैं और स्टेटस को भेजा है। बट बैकएंड में जब हमने जीपीटी से चेंज किया था, चैट जीपीटी से जब हमने इसको रिजॉल्व करवाया था, क्योंकि हमारा इनवैलिड वाला मैसेज नहीं आ रहा था, तो वो एल्स वाले पार्ट में ना जाके हमारा, क्योंकि एरर मैसेज था, तो एक्सीओस क्या करता है उसको केच के अंदर भेज देता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है ना। जब रिक्वेस्ट फेल होती है, कोई भी 400 वाला स्टेटस हो, 500 वाला स्टेटस हो, तो उस केस में एक्सीओस क्या करता है, केच वाले पार्ट में भेज देता है ना। तो यहाँ पे आप इसको रीड भी कर सकते हो। तो जब केच वाले पार्ट में आता है तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये जो रिस्पॉन्स लिखा है, एरर लिखा है, ये कहाँ से आ रहा है। तो ये जो है हमें खुद से एक्सीओस प्रोवाइड करके देता है। यहाँ पे ये सब लिखा भी हुआ है। हमने जो भेजा था वो था सक्सेस मैसेज, ये हमने डेटा भेजा था। ठीक है, ये हमारा डेटा था जो हमने बैकएंड से भेजा था। बट ये सब चीज़ें कैसे आई, ये एक्सीओस के थ्रू अपने आप आ गई, है ना। ये ई डबल आर रेस्पॉन्स और ये सारी चीज़ें हमें किसने दे दी, एक्सीओस ने दे दी। तो वही यहाँ पे यूज़ की गई है ना। वही आप यहाँ पे देखोगे कि हमने तो स्टेटस भेजा था, तो वो तो ठीक है, हमारा यहाँ पे काम हो रहा है। हमने हमने जो डेटा भेजा था तो उसको हम डेटा डॉट मैसेज करके एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। बट एरर वाले में जब हमने जीपीटी से चेंज किया था तो उसने यहाँ पे लिखा था एरर डॉट रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद डेटा डॉट मैसेज। ये डेटा डॉट मैसेज तो समझ में आ रहा है, ये हमें बैकएंड से मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं बैकएंड से हमें क्या मिल रहा है, ये पूरा डेटा मिलेगा, मैसेज भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा, स्टेटस भी मिलेगा। तो हमें जब मैसेज को वहाँ पे गेट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, डेटा डॉट मैसेज। और अगर ये सक्सेस को गेट करना होगा तो डेटा डॉट सक्सेस। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरर डॉट रिस्पॉन्स कहाँ से आया, ये हमें देगा एक्सीओस। ओके, तो यहाँ पे हमने चेक किया, अगर हमें कुछ मैसेज मिला है बैकएंड से तो वो दिखा दो, और नहीं मिला है तो ये मैसेज दिखा दो। तो हमारा वाला जो मैसेज था इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, वो यहाँ पे आ रहा है जब हम गलत यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा आपको मैं फाइनली भी यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, हमने ट्राई और केच लगाया है। हम क्या करते हैं, एक लोडिंग इफेक्ट लगाते हैं, तो आपको फिर फाइनली का यूज़ भी यहाँ पे समझ में आएगा। फाइनली क्या होता है, आपका ट्राई चले या केच पार्ट चले, कोई भी एक पार्ट चलेगा, लेकिन फाइनली तो चलेगा ही चलेगा। ओके, तो ट्राई केच के साथ आप फाइनली भी यूज़ कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा वर्क आपको करना है, कुछ रिसोर्सेस वगैरह रिलीज करना है, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक लोडिंग इफेक्ट लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ।
उसके बाद लोडिंग इफेक्ट लगाने के बाद हम बनाएंगे ये कैटेगरी ऐड करने का और कैटेगरी डिस्प्ले करने का। एक ही पेज पे हम कैटेगरी ऐड और डिस्प्ले करेंगे एक ही एपीआई का यूज़ करके। हालांकि हम मैनेज कैटेगरी का अलग पेज भी बनाएंगे जहाँ पे डिलीट और अपडेट का ऑप्शन होगा, बट अभी ऐड कैटेगरी के अंदर ये दोनों काम हम करेंगे। तो एक ही एपीआई के अंदर दोनों काम कैसे करने हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा इंसर्ट किया और तुरंत के तुरंत निकाल के यहाँ पे दिखा दिया, तो ये दोनों काम एक साथ कैसे होंगे वो भी हम यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, तो लोडिंग इफेक्ट जो हम लगाएंगे वो किस तरीके का रहेगा। जैसे ही हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो रिक्वेस्ट जाने और रिस्पॉन्स आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे एक स्पिनर इफेक्ट हमें दिखे। जैसे अभी ये मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो थोड़ी से टाइम लगाने के बाद ये मैसेज आया। ठीक है, तो उस दौरान हमारा ये बटन जो है डिसेबल हो जाए और इसमें एक स्पिनर आपको दिखने लगे, है ना, एक बूट स्ट्रिप का जो स्पिनर इफेक्ट होता है वो आपको दिखने लगे। तो वो मैं आपको एक्स्ट्रा स्टाइलिंग थोड़ी सी लगा के दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक और बना लिया स्टेट वेरिएबल और इसका नाम दे दिया, मान लो लोडिंग नाम दे दिया। इसका नाम मैंने दे दिया लोडिंग एंड यहाँ पे इसको रख दिया सेट लोडिंग, लोडिंग और सेट लोडिंग। और यहाँ पे हमने शुरू में रख दिया, शुरू में हमें स्पिनर नहीं दिखाना है, लोडिंग इफेक्ट बटन पे नहीं दिखाना है, तो शुरू में मैंने फॉल्स रखा, है ना। कब दिखाना है, जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, बटन पे जब क्लिक करेंगे तब हमारी रिक्वेस्ट जाएगी। तो रिक्वेस्ट जाने से जस्ट पहले हम स्पिनर को वो लोडिंग को ट्रू कर देंगे और जैसे ही हमारा काम हो जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट चली गई रिस्पॉन्स आ गया, उस समय हम लोडिंग को वापस फॉल्स कर देंगे। तो जब लोडिंग का वैल्यू ट्रू होगा तो वहाँ पे मुझे एक स्पिनर डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये हैंडल सबमिट कब चलेगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजने से जस्ट पहले मैं क्या कर देता हूँ, सेट लोडिंग का यूज़ करके इसको ट्रू कर देता हूँ। शुरू में मैंने इसको फॉल्स रखा है, तो रिक्वेस्ट भेजने से पहले मैंने क्या किया, सेट लोडिंग का यूज़ करके यहाँ पे ट्रू कर दिया। ठीक है, सेट लोडिंग का यूज़ करके यहाँ पे ट्रू कर दिया, तो ये जो लोडिंग है उसमें क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, है ना। ये जो स्टेट वेरिएबल है उसमें हमने सेटर फंक्शन का यूज़ करके इसके अंदर ट्रू डाल दिया। तो जैसे ही इसके अंदर ट्रू आएगा उसके बाद या तो ट्राई चलेगा या तो केच वाला पार्ट चलेगा, कोई भी एक एग्जीक्यूट होगा, रिक्वेस्ट जाएगी। तो अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया तो ट्राई वाला पार्ट चलेगा, इनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया तो केच वाला पार्ट चलेगा। तो कोई भी एक पार्ट जब चलेगा तो उसके बाद हम बना लेते हैं फाइनली। फाइनली क्या होता है, चलता ही चलता है, भले ही आपका ट्राई चले या केच चले उससे मतलब नहीं है, फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, है ना। मतलब फाइनली आपको ये काम तो करवाना ही करवाना है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या काम करवा रहा हूँ, हमारी रिक्वेस्ट चले गई, रिस्पॉन्स या तो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। उसके बाद रिस्पॉन्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली में हमने क्या कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया लोडिंग को। ठीक है, लोडिंग स्टेट वेरिएबल के अंदर फॉल्स डाल दिया हमने। अब लोडिंग के अंदर ट्रू है फॉल्स है उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, बटन पे एक स्पिनर इफेक्ट दिखाएंगे। ओके, तो ये हमारा बटन था और बटन पे आप देखो ये मैंने आइकॉन बनाया था और साइन इन लिखा था। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो बटन पे हमें यही दिखेगा जब तक हमारी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे मतलब रिक्वेस्ट जाएगी, तो हम चाहते हैं बटन हमारा डिसेबल भी हो जाए और एक लोडिंग इफेक्ट इसमें आ जाए। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, जो हमारा स्टेट वेरिएबल था ऊपर उसको मैंने चेक कर लिया कि उसके अंदर ट्रू है या फॉल्स है ना। तो एक कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी, अगर इसमें लोडिंग के अंदर ट्रू होगा तब मुझे क्या करना है, और फॉल्स होगा, ट्रू होगा तब क्या करना है और फॉल्स होगा तब क्या करना है। ठीक है, तो ट्रू पार्ट में तो मुझे स्पिनर दिखाना है,
फॉल्स पार्ट में मुझे ये वाला दिखाना है। ये जो डिफ़ॉल्ट हमने शुरू में आइकॉन दिया था वो मुझे फॉल्स पार्ट में दिखाना है। और ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा लोडिंग और ये लगा दिया सेमी कॉलन, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा ट्रू पार्ट आता है। ट्रू पार्ट में मुझे क्या दिखाना है वो मैंने यहाँ बता दिया इसके अंदर, और फॉल्स पार्ट में क्या दिखाना है वो मैंने इसमें बता दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमें रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम मल्टीपल एलिमेंट नहीं भेज सकते एक साथ, है ना। ये आइकॉन भी है और ये हमारा टेक्स्ट भी है, तो हम दोनों को एक साथ नहीं भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ कर लेता हूँ, या तो कुछ डिव वगैरह भी बना सकते हो आप, बट एक्स्ट्रा डिव बनाने से अच्छा हम क्या करते हैं, इस रिएक्ट फ्रेगमेंट को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम मल्टीपल एलिमेंट यहाँ भेजते हैं तो ऐसा रिएक्ट में पॉसिबल नहीं है, आपको रैप करके भेजना पड़ता है। ठीक है, या तो डिव के अंदर रैप कर दो, कोई एक सिंगल एलिमेंट आप रिटर्न कर सकते हो। ओके, तो जब इसमें फॉल्स होगा तो हमें ये दिखेगा आइकॉन और ये साइन इन लिखा हुआ आएगा। लेकिन जब इसमें ट्रू होगा तो मुझे मान लो कुछ और दिखाना है, मुझे दिखाना है साइनिंग इन। ठीक है, अभी साइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, ऐसा दिखा दिया मैंने। और मुझे एक स्पिनर दिखाना है, ये आइकॉन नहीं दिखाना, मुझे इसकी जगह मान लो एक स्पिनर दिखाना है। तो मैंने स्पान टेक का यूज़ कर लिया और यहाँ पे मैंने कुछ क्लासेस यूज़ कर ली, लाइक मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया स्पिनर। स्पिनर क्लास दिया, स्पिनर बॉर्डर, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है। स्पिनर बॉर्डर, और स्पिनर बॉर्डर को हम छोटा कर देते हैं, स्पिनर बॉर्डर स्मॉल, और मार्जिन एंड से दे दिया 2। ठीक है, मार्जिन एंड से इतना ज़रूरी नहीं है, ये जो लिखा हुआ ये जो आइकॉन आएगा उसके बाद हमने थोड़ा सा मार्जिन दे दिया राइट साइड से 2 का। ओके, ठीक है, अब इसको चेक करते हैं हम। देखो शुरू में क्या है, फॉल्स है, तो शुरू में क्योंकि फॉल्स है इसीलिए आपको ये दिख रहा है बटन पे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे, ठीक है, अब देखो ये स्पिनर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वापस ये नॉर्मल हो गया। तो अभी आपको दिखाता है, ये इस पे क्लिक करोगे तो ये स्पिनर आपको दिख रहा है। तो ये काफ़ी मतलब प्रोफेशनल लगता है, ये चीज़ें कुछ प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग है। और यही रिएक्ट का यूज़ है, रिएक्ट से हमारे पास फ्रंट एंड पे भी इस तरीके से हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, डायनामिक डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट गई और बदले में जब तक रिस्पॉन्स नहीं आया तब तक उसमें ट्रू था तो स्पिनर दिख रहा था, और जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स आ गया फॉल्स वाला, अनसक्सेसफुल वाला मैसेज आ गया, तो आपको वापस ये दिखने लगा। और बटन को हम चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं कि हम दोबारा बटन पे क्लिक ना करें। अभी क्या होगा, हम गलती से 2 बार भी यूज़र क्लिक कर सकता है, 2 बार क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये 2 बार मैसेज आ गया। तो अगर आप चाहते हो 2 बार क्लिक ना हो, एक बार रिक्वेस्ट कहिए तो पहले रिस्पॉन्स आ जाए, उसके बाद ही हम दोबारा क्लिक कर पाएँ, तो उसके लिए हम इसको डिसेबल कर सकते हैं बटन को। तो बटन को डिसेबल करने के लिए हमारे पास क्लास होती है डिसेबल्ड। ठीक है, अब अभी अगर मैं डिसेबल्ड लगा दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू रहेगा, अभी ये काम ही नहीं करेगा। बट मैं चाहता हूँ जैसे अगर मैं डिसेबल को क्या कर दूँ, ट्रू कर दूँ। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर डिसेबल को मैंने ट्रू कर दिया। ट्रू, ट्रू कर दिया तो ये वर्क नहीं कर रहा, फॉल्स करूँगा तो वर्क करेगा। तो मैं चाहता हूँ ट्रू और फॉल्स कैसे आ जाए, लोडिंग के थ्रू आ जाए, है ना। लोडिंग के अंदर क्या था, या तो ट्रू था या तो फॉल्स था। जब तक हमने रिक्वेस्ट नहीं भेजी तो लोडिंग के अंदर क्या था, फॉल्स था। जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया तो हमने इसके अंदर ट्रू सेट करवा दिया था।
तो इसमें क्या वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मिल जाए। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं इस स्टेट वेरिएबल को यूज़ कर लेता हूँ लोडिंग को। अब लोडिंग में अगर ट्रू होगा तो ये डिसेबल्ड ट्रू हो जाएगा, मतलब काम नहीं करेगा बटन। और जब लोडिंग में फॉल्स होगा, सॉरी डिसेबल्ड ट्रू हो जाएगा तो काम नहीं करेगा, और फॉल्स होगा तो काम करेगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे ये अभी काम कर रहा है। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, जब वो ख़त्म हुआ था तब उसने काम किया। ठीक है, अभी ये डिसेबल हो गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। हमने बटन को डिसेबल इनेबल किया कि एक बार रिक्वेस्ट चले जाए तो दोबारा क्लिक ना कर पाए जब तक वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, रिस्पॉन्स ना आ जाए जब तक बैकएंड से। और ये लोडिंग इफेक्ट भी आपने देखा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब आपने यहाँ पे देखा था कि जब हम लॉगिन करवा रहे हैं तो हमने लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर करवाया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एडमिन यूज़र नाम का हमने एक वेरिएबल बना दिया, लोकल स्टोरेज वेरिएबल। और उसके अंदर हमने ये यूज़र नेम रख दिया। इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये डेटा आ रहा है इसमें या नहीं आ रहा है। तो वो हम कहाँ चेक करेंगे, हम एडमिन के डैशबोर्ड पे चेक करेंगे। पहले तो मैंने यहाँ पे सही यूज़र नेम पासवर्ड दिया ताकि हमारा लॉगिन हो जाए सक्सेसफुल। अब लॉगिन तो सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे अब हमें ये हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, है ना। डैशबोर्ड पे आ चुके हैं तो डैशबोर्ड कंपोनेंट अभी हमने बनाया नहीं है। तो एक और नया कंपोनेंट हम बना लेते हैं। पेजेस में आते हैं, तो पेजेस पे राइट क्लिक करके मैंने एक न्यू फाइल बना दी और इसका नाम दे दिया एडमिन डैशबोर्ड। मैंने इसका नाम दे दिया एडमिन डैशबोर्ड डॉट JSX। ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड डॉट JSX। एंड इसमें भी हमने लगा दिया RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। और इसको सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक अभी फ़िलहाल के लिए एक चलो हेलो लिख देते हैं कुछ। हेलो एडमिन लिख दिया, और ape.jsx के अंदर जाके इसका राउट बता देते हैं। ठीक है, कौन से URL पे ये हमें दिखेगा वो बता देते हैं। तो इसी URL पे मुझे रखना है इसको, ये जो लिखा है /admin/डैशबोर्ड। इस URL पे मुझे हमारे डैशबोर्ड वाले कंपोनेंट को दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। इस पर क्लिक करोगे तो ये ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। इंपोर्ट होना ज़रूरी है। तो अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे हेलो आना चाहिए। तो ये आ गया हेलो एडमिन। हेलो एडमिन यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो यूज़र का नाम है वो आया है या नहीं आया है, तो लोकल स्टोरेज के अंदर जो यूज़र का नाम था वो किसके अंदर आएगा, एडमिन यूज़र के अंदर आएगा। तो लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा इंसर्ट करते समय आप क्या लिखते हो, सेट आइटम करते हो। और डेटा निकालते समय गेट आइटम करते हो। तो हम एक काम करते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं और यहाँ पे लोकल स्टोरेज से वो डेटा निकाल लेते हैं गेट आइटम करके। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट एडमिन यूज़र, कॉन्स्ट एडमिन यूज़र। और लोकल स्टोरेज से डेटा निकालना है तो आप क्या लिखोगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और इसके अंदर मैंने दे दिया एडमिन यूज़र, और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी जस्ट ऐसे ही प्रिंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहीं पे प्रिंट कर दिया, या फिर इसको हटा दिया। ओनली मैंने हेलो के बाद ये लिख दिया। तो हेलो के बाद एडमिन आएगा स्मॉल में, क्योंकि एडमिन का जो नाम था वो अभी तो ये एडमिन यूज़र लिख के आ रहा है,
एडमिन यूज़र क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो है हमने खुद से लिख दिया, यहाँ पे तो मुझे वेरिएबल प्रिंट करवाना है। ये जो कांस्टेंट वेरिएबल है हमारा, वो मुझे दिखाना है। तो देखो ये एडमिन आ गया स्मॉल लेटर में, क्योंकि हमारे एडमिन का नाम क्या था? एडमिन था। तो हमने ये जो लिखा है एडमिन यूज़र, इससे हमें क्या मिल रहा है? एडमिन का नाम मिल रहा है, मतलब लोकल स्टोरेज में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। ये हमारा कंफर्म हो गया। ओके, इतना हो गया। इतना होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कैटेगरी ऐड करेंगे और कैटेगरी को डिस्प्ले करेंगे। ये काम हमें करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ। मॉडल्स के अंदर ये टेबल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप जाओगे मॉडल्स के अंदर तो ये दो फील्ड हमने इस टेबल के अंदर बनाई हुई थी कैटेगरी मॉडल के अंदर, और बाकी दो अलग से भी फील्ड आएंगी इसमें। हालांकि उसके अंदर डेटा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑटो नाव एड और ऑटो नाव लगाया हुआ है। बस हमें इन दोनों फील्ड के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है। कैटेगरी का नाम और उसको एक्टिव रखना है या इनएक्टिव रखना है, वो चीज़ हमें ध्यान देनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसका बैकएंड वाला लॉजिक लिख लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक नया एपीआई बना लेता हूँ। ये हमारा एडमिन का लॉगिन वाला एपीआई था, और अब मैं बना लेता हूँ इसका एडमिन लॉगिन एपीआई। उसके बाद मैं यहाँ बना लेता हूँ ऐड कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे मेरा एक नया एपीआई बन जाएगा ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी नाम का, और यहाँ पे हमने लगा दिया एपीआई अंडरस्कोर व्यू। ये हमारा डेकोरेटर है, और इसमें हमने बता दिया पोस्ट। जब भी हमारे पास फॉर्म से डेटा आता है, हमें डेटा इंसर्ट करवाना है, तो हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये हमने बता दिया। ये हमारा जो नॉर्मल एपी व्यू फंक्शन होता है, उसको क्या बना दो, एक एपीआई व्यू बना दो इस डेकोरेटर का यूज़ करके। और ये हमारा जो एपीआई है वो केवल पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। एंड उसके बाद हमने क्या किया, हम फ्रंट एंड से क्या करेंगे? जैसे हमने लॉगिन करवाते समय यूज़र नेम और पासवर्ड फ्रंट एंड से भेजा था, उसी तरह कैटेगरी ऐड करवाना है तो आपको क्या चाहिए रहेगा? कैटेगरी का नाम और कैटेगरी का स्टेटस। ये दो चीज़ें हम फ्रंट एंड से भेजेंगे और उसको बैक एंड पे रिसीव कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट नेम, रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट स्टेटस। और स्टेटस वैसे मुझे अगर नहीं मिलेगा तो डिफ़ॉल्ट में चाहता हूँ वन हो जाए। वन मतलब हमारा डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। हम्म, तो डिफ़ॉल्ट मैंने वन दे दिया, है ना। मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट तो मुझे शुरू में एक्टिव ही रखना है अपने कैटेगरी को। तो कैटेगरी का नाम हमें जो मिलेगा उसको मैंने रिसीव कर लिया, और कैटेगरी का जो स्टेटस मिलेगा उसको भी मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोनों डेटा हमने वेरिएबल्स के अंदर रिसीव कर लिए। अब देखो यहाँ से जो हमारे पास बैकएंड से जो आएगा ना स्टेटस, तो वो वन और जीरो के फॉर्म में आएगा। हम क्या बनाएंगे इस तरीके से, चेकबॉक्स बनाएंगे। तो चेकबॉक्स से हमें क्या मिलेगा? वन और जीरो मिलेगा। तो वन और जीरो मिलेगा, और वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें तो बुलियन वैल्यू चाहिए, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि हमें जो डेटा स्टोर करवाना है वो बुलियन के फॉर्म में करवाना है, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप मैंने दिया है वो बुलियन फील्ड दिया है। तो मुझे इसके अंदर ट्रू और फॉल्स स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे मैं कुछ लॉजिक लगा दूंगा कि मुझे वन मिला तो मुझे ट्रू मिल जाए उसकी जगह पे, और जीरो मिला तो फॉल्स मिल जाए। तो अब इफ एल्स भी लगा सकते हो, मल्टीपल लाइन वाला इफ एल्स भी लगा सकते हो, सिंगल लाइन में भी कर सकते हो। तो सिंगल लाइन में मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला कि अगर इफ इफ स्टेटस की जो वैल्यू है वो हमें पता है स्ट्रिंग में मिलेगा, अगर कुछ और भी मिला तो हम str खुद से कर देते हैं इसको। ठीक है, मैंने लिखा अगर स्टेटस जो मिला मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, वैसे स्ट्रिंग में ही आएगा
तो हमने चेक कर लिया उसको, क्या वो 1 के बराबर है। अब देखो स्टेटस हम अगर चेक बॉक्स पे टिक लगा के भेजेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और टिक नहीं रहेगा तो हमें 0 मिलेगा, है ना। या तो फिर हम 1 0 सेट कर देंगे, देखेंगे अभी जब फ्रंट एंड बनाएंगे तो हम इसका 1 0 सेट करने वाला लॉजिक यहाँ पे रख देंगे। इनएक्टिव पे क्लिक है तो 0, एक्टिव पे क्लिक है तो 1 भेज देंगे। तो 1 जो मिलेगा या 0 मिलेगा तो हमने चेक कर लिया, अगर जो मिला वो 1 के बराबर है, 1 के अगर बराबर होगा तो हमें ट्रू रिटर्न कर दो, और अदरवाइज एल्स हमें फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, शॉर्ट हैंड मैंने इफ एल्स लगा दिया, सिंगल लाइन में हो जाता है इससे काम। ठीक है, तो अगर ये 1 के इक्वल होगा, जो स्टेटस आया वो 1 के इक्वल होगा तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, और अगर 1 के इक्वल नहीं होगा तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, जो स्टेटस आएगा अगर वो 1 के इक्वल आया तो 1 1 के बराबर होता है, 1 1 के बराबर होगा तो आपको ट्रू मिलेगा, और 1 1 के बराबर नहीं होगा तो आपको फॉल्स हमने रिटर्न करवा दिया। तो जो भी हमें रिटर्न हुआ ट्रू या फॉल्स, उसको हम रिसीव कर लेते हैं एक वेरिएबल में। तो मैंने रिसीव कर लिया इसको इज अंडरस्कोर एक्टिव नाम के वेरिएबल में, एंड उसके बाद मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो डेटा इंसर्ट करवाने के लिए मैंने क्या किया, कैटेगरी मॉडल के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करना है। तो ऊपर हमने ये लिखा हुआ है डॉट मॉडल्स डॉट स्टार, डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार। तो जितने भी मॉडल्स हैं, कैटेगरी, बुक मॉडल, और जो भी मॉडल्स थे सारे के सारे यहाँ पे एक ही साथ हमने इंपोर्ट कर दिए हैं, तो हम इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिखा कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट तो हम इसको कैटेगरी को एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ऊपर हमने इंपोर्ट करवा दिया है ऑलरेडी सारे के सारे मॉडल्स को। तो जब डेटा मुझे क्रिएट करना होता है तो मैं क्या लिखता हूँ, कैटेगरी मॉडल का नाम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। और मुझे क्या क्या इंसर्ट करवाना है, मुझे नाम इंसर्ट करवाना है, और मुझे इज अंडरस्कोर एक्टिव के अंदर ट्रू और फॉल्स जो मिलेगा वो इंसर्ट करवाना है। बाकी जो डेट वगैरह है वो तो अपने आप जनरेट होगी। तो ये आप नाम वही रखना जो आपने मॉडल्स में दिए हैं, ये नेम और इज अंडरस्कोर एक्टिव जो लेफ्ट साइड में आपने दिया है वो आपके मॉडल के अंदर जो फील्ड्स के नाम है वो आपने दिए, और राइट साइड में जो आपने दिए हैं वो आपके वेरिएबल्स के नाम है। ठीक है, हालांकि मैंने वेरिएबल्स के नाम भी वैसे ही रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे आपने नाम दिया होगा नेम और इज अंडरस्कोर एक्टिव, वही नाम आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक है, तो वही नाम आपने यूज़ किए, और ये डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। डेटा इंसर्ट होने के बाद मैंने जो डेटा हमारा इंसर्ट हुआ उसको रिसीव भी कर लिया एक वेरिएबल के अंदर, कैटेगरी वेरिएबल के अंदर मैंने उस कैटेगरी ऑब्जेक्ट जो हमारा क्रिएट हुआ उसको रिसीव भी करवा लिया, ताकि हम उसको तुरंत के तुरंत जेसन में कन्वर्ट करके कहाँ भेज दें, फ्रंट एंड पे भेज दें एज अ रिस्पॉन्स, ताकि हम उसको साइड में दिखा भी पाएँ। इंसर्ट का काम तो हमारा इतने में हो चुका है, बट हमें यहाँ पे जो डेटा मिलता है ना वो मॉडल के फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी ऑब्जेक्ट मिलेगा, बट हमें जब फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स में भेजना है ये डेटा, तो मुझे उसको जेसन में कन्वर्ट करवा के भेजना पड़ेगा। ठीक है, और वो काम हमारे लिए कौन करेगा, सीरियलाइज़र करेगा। तो हमें एक बनाना पड़ेगा सीरियलाइज़र। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ऐप था लाइब्रेरी ऐप, उसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा सीरियलाइज़र्स। तो एक नया फाइल मैंने बना दिया और इसका नाम दे दिया सीरियलाइज़र्स, serializers.py। और इसके अंदर हम बनाएंगे सीरियलाइज़र। तो सीरियलाइज़र का काम क्या होता है, हमारे जेंगो मॉडल को जेसन में कन्वर्ट करना, उसको हम सीरियलाइज बोलते हैं। और उसका जो उल्टा होता है, जैसे हमें जेसन को मॉडल में कन्वर्ट करना है तो उसको डी सीरियलाइज बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख लिया करो, मैं
अब मैं हर चीज़ यहाँ पे थ्योरी लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, कई बार मैं बताता जाता हूँ कुछ कुछ, तो आप पॉइंट्स नोट कर लिया करो। ठीक है, जेंगो मॉडल को जेसन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको सीरियलाइजेशन बोलते हैं, और जेसन को मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डी सीरियलाइज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके, तो फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क इंपोर्ट कर लेते हैं सीरियलाइजर। तो हमने यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करवा लिया सीरियलाइजर्स। इसके अंदर हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। जैसे हम मॉडल सीरियलाइजर का यूज़ करेंगे, जो कि एक प्री डिफाइंड क्लास होती है और हमें काफ़ी हेल्प करती है, उससे काफ़ी हेल्प होती है, मतलब ऑटोमेटिकली कर देती है वो काफ़ी सारा काम। तो हम मॉडल सीरियलाइजर का यूज़ करेंगे, जो कि एक क्लास है इस मॉड्यूल के अंदर। ये मॉड्यूल है, इसके अंदर देखो क्या लिखा है, सीरियलाइजर्स एंड मॉडल सीरियलाइजर्स आर सिमिलर टू फॉर्म्स एंड मॉडल फॉर्म्स। तो इसके अंदर ये दो क्लासेस हैं, सीरियलाइजर भी है, मॉडल सीरियलाइजर भी है। बट सीरियलाइजर में हमें थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और मॉडल सीरियलाइजर हमारे काम को इजी कर देता है, क्योंकि हमें एक एक फील्ड बतानी नहीं पड़ती कि हमारे मॉडल के अंदर ये फील्ड है, इन सबको कन्वर्ट करना है। वो ऑटोमेटिकली सारी फील्ड्स को ले लेता है और कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो हम मॉडल सीरियलाइजर यूज़ करेंगे। एंड उसके अलावा हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मॉडल्स को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं को तो हमें क्या करवाना है, सीरियलाइज करवाना है, मतलब जेसन में कन्वर्ट करवाना है। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टार। सारे के सारे मॉडल्स मैंने एक ही बार में इंपोर्ट कर दिए। स्टार मतलब सारे के सारे मॉडल जो हमने बनाए होंगे मॉडल्स डॉट पी वाई में, एक ही बार में यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो हमारी ऐप के अंदर जो मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल है, वहाँ से मैंने इंपोर्ट कर लिया सभी मॉडल्स को, है ना। ये मॉडल्स डॉट पी वाई क्या है, एक मॉड्यूल बन चुका है वहाँ पे। तो ये मॉड्यूल दिखा रहा है यहाँ पे। मॉड्यूल क्या होता है, एक डॉट पी वाई फाइल जो होती है उसी को मॉड्यूल बोलते हैं। तो ये हमारा खुद का मॉड्यूल है, हमने बनाया, ये फाइल तो बनी हुई थी बट इसके अंदर ये कोड हमने खुद से लिखा है। तो ये मॉड्यूल से हमने सारे के सारे जो मॉडल क्लासेस थे उनको इंपोर्ट कर लिया। अब हम बना लेते हैं अपना सीरियलाइजर क्लास। तो हम बना लेते हैं कैटेगरी सीरियलाइजर। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कैटेगरी को जेसन में कन्वर्ट करवाने के लिए। तो उसके लिए हमने बना दिया कैटेगरी सीरियलाइज़र, क्योंकि फ्रंट एंड पे जब हम रिस्पॉन्स भेजेंगे तो हमें क्या चाहिए, उसको जेसन के फॉर्म में हमें रिसीव करना है। तो हमने यहाँ पे कर दिया सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइज़र, सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइज़र, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा क्लास मेटा। अब इसके अंदर हम एक इनर क्लास बनाते हैं मेटा। मेटा के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हम इसके अंदर बताएंगे कि हमें किस मॉडल को, किस मॉडल क्लास को सीरियलाइज करना है, और रिस्पॉन्स में हमें क्या क्या फील्ड्स भेजना है फ्रंट एंड पे। तो सबसे पहले तो हम मॉडल बताएंगे कि हमें कौन से मॉडल को सीरियलाइज करना है। तो मुझे कैटेगरी मॉडल को सीरियलाइज करना है, मतलब कन्वर्ट करना है जेसन में। कैटेगरी मॉडल को जेसन डेटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैटेगरी मॉडल को जेसन डेटा में कन्वर्ट करना है, या उसका रिवर्स भी हो सकता है, दोनों काम हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने बता दिया फील्ड्स, हम रिस्पॉन्स में जो भेजेंगे वो क्या क्या भेजना चाहते हैं। तो जो जो आपने कॉलम्स बनाए हैं वो आप यहाँ बता दोगे। जैसे आप जो भी आपके कॉलम्स हैं, आईडी है, नेम है, और उसके अलावा इज अंडरस्कोर एक्टिव है। आईडी तो अपने आप जनरेट होता है, आईडी कॉलम हमने नहीं बनाया था, आईडी कॉलम सभी
मॉडल क्लासेस के अंदर अपने आप जनरेट होता है। फिर आपका नेम हमने बनाया था इज अंडरस्कोर एक्टिव बनाया था, और क्रिएटेड एट। ठीक है, ये आप देख लेना जो भी आपने फील्ड्स के नाम रखे थे मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर। क्रिएटेड एट तो हमारा यहाँ से इनहेरिट होके हमें मिल रहा है, अपडेटेड एट, ये दोनों फील्ड्स हमें इनहेरिट होके मिलेंगे। क्योंकि ये फील्ड्स हमें सभी में यूज़ करने थे तो मैंने इसको कॉमन रख दिया था एक क्लास के अंदर, और उसको सभी के अंदर इनहेरिट कर लिया था। तो जो फील्ड्स के नाम आपने दिए हैं वही आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा नहीं बताना पड़ेगा एक एक कॉलम के लिए नेम इक्वल टू कि हमें इसको जेसन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है मॉडल सीरियलाइजर का एज कम्पेयर टू सीरियलाइजर के, है ना। एक और सीरियलाइजर क्लास भी होती है। If the model serializer class doesn't generate the set of fields that you need, you should either declare the extra differing or simply use a serializer class। तो एक serializer class भी होती है, बट मुझे मॉडल serializer ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखो, सेट ऑफ डिफ़ॉल्ट फील्ड्स आर ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट फील्ड्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती हैं, हमें अलग से नहीं बताना पड़ता। बस रिस्पॉन्स में क्या भेजना है वो आपने बताया और आपके मॉडल का नाम बताया। ठीक है, तो ये अपने आप उसको, इस मॉडल को जेसन में कन्वर्ट कर देगा, और ये फील्ड्स आपकी जेसन के फॉर्म में हमें रिटर्न करवानी है फ्रंट एंड में, वो हमने यहाँ पे बता दिया। ओके, अब इस सीरियलाइज़र को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमने डेटा इंसर्ट किया और हमें यहाँ पे कैटेगरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न होगा, और उसको हम सीरियलाइज करवा देंगे। तो हम क्या करते हैं, सीरियलाइज़र तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बट यहाँ पे अगर मुझे उसको यूज़ करना है तो मुझे उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो जैसे हमने मॉडल्स को इंपोर्ट करवाया है वैसे हमारा सीरियलाइज़र जो है उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं, ऊपर ही करवा लेते हैं। देखो, हर बार मैं नहीं करूँगा, एक ही बार में स्टार लगा देता हूँ तो सभी इंपोर्ट हो जाएंगे। तो मैंने लिखा हमारी ऐप के अंदर एक सीरियलाइज़र फाइल है जो कि हमारा एक मॉड्यूल है। ठीक है, जो डॉट पी वाई फाइल होती है वो आपका एक मॉड्यूल होता है। तो ये इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी सीरियलाइज़र आप बनाओगे सब एक बार में इंपोर्ट हो जाएं, तो आपने स्टार लगा दिया। अब हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ हमारे कैटेगरी सीरियलाइज़र को जो हमने अभी बनाया था। तो ये था हमारा कैटेगरी सीरियलाइज़र जो कि हमने अभी बनाया था, और उसको मैंने यहाँ पे, इसको अब मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा कैटेगरी सीरियलाइज़र, और जो मुझे ये डेटा मिलेगा तो कैटेगरी सीरियलाइज़र के अंदर मैं इसको पास कर दूंगा, तो ये हमें इसको कन्वर्ट करवा के दे देगा जेसन के फॉर्म में, सीरियलाइज करवा के दे देगा, और उसको हम रिसीव कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। तो मैंने सीरियलाइज़र नाम के वेरिएबल में उसको रिसीव कर लिया। ये जस्ट एक वेरिएबल है, कुछ भी नाम रख सकते हो। अब मैं रिस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा, ये सब मैंने हटा दिया। हाँ, ये एल्स पार्ट की कुछ ज़रूरत है क्या? एल्स पार्ट में यहाँ से हटा देता हूँ। इसको मैं पीछे कर देता हूँ। पीछे कैसे होता है? अल्टर और टेप से होता है शायद। रुको, ठीक है, मैं खुद ही से कर देता हूँ इसको। शिफ्ट और टेप से, शिफ्ट और टेप से ये पीछे हो जाएगा। ठीक है, मैंने शिफ्ट और टेप प्रेस किया तो ये पूरा सेलेक्टेड कंटेंट एक ही बार में पीछे हो गया, है ना। अकेला आप अगर टेप प्रेस करते हो तो ये आगे हो जाता है कंटेंट, है ना, ये आगे चले गया। और शिफ्ट और टेप जब प्रेस करते हो तो ये पीछे होता है, पूरा का पूरा पीछे हो जाता है। ओके, तो ये मैंने इंडेंटेशन का ध्यान रखते हुए यहाँ पे लिखा रिटर्न रिस्पॉन्स, और सक्सेस को ट्रू कर दिया, मैसेज दे दिया कैटेगरी हैज़ बीन क्रिएटेड।
कैटेगरी हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, इतना लिखा। और मैंने क्या किया, सीरियलाइज़र, ये जो मुझे रिस्पॉन्स मिला, कैटेगरी डेटा मिला जेसन में कन्वर्ट करके, तो उसको भी मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ, सीरियलाइज़र डॉट डेटा। तो पूरा का पूरा जो हमारा फील्ड्स था वो हम यूज़ कर पाएंगे फ्रंट एंड पे। तो मैंने इसको भी पास कर दिया यहाँ से कैटेगरी। तो ये मैंने की वैल्यू के फॉर्म में यहाँ पे डेटा दे दिया। जो भी डेटा था, जो भी हम हमारा कैटेगरी मॉडल के अंदर फील्ड्स हमने रिटर्न किए हैं, वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। एंड उसके अलावा ये मैसेज और सक्सेस, और उसके अलावा स्टेटस में आप क्या दे सकते हो, 201 दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 201 का यूज़ कर लिया। इसके अलावा ये देखो, ये नंबर आप डायरेक्ट यहाँ पे जो देते हो, इसके अलावा एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्टेटस को देने के लिए आप चाहो तो ये नंबर भी यूज़ कर सकते हो, बट इसके लिए हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं जो कि हमें मिलते हैं। हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, आई थिंक स्टेटस मॉड्यूल। अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ किसको, फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क, रेस्ट फ्रेमवर्क से अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ किसको, स्टेटस को, तो ये स्टेटस क्या है, ये हमारा मॉड्यूल है। तो इसके अंदर हमें काफ़ी सारे स्टेटस जो होते हैं, मतलब जितने भी स्टेटस हैं, सबके लिए हमें एक कांस्टेंट कोड, एक कांस्टेंट नाम मिलता है, स्ट्रिंग मिलता है। ठीक है, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे दिया 201, तो उसके लिए हमें स्टेटस मॉड्यूल क्या प्रोवाइड करता है, एक क्या बोल सकते हो आप इसको, रीडेबल नाम प्रोवाइड करता है ना। ये सब लिख के आ गया देखो, एच टी टी पी 100 कंटिन्यू। तो इससे क्या होता है, इजीली समझ में आ जाता है। अगर मैं 201 लिखूंगा तो सामने वाला कोई दूसरा यूज़र है तो हो सकता है उसको 201 का मतलब नहीं पता हो। अगर मैं लिखूंगा स्टेटस डॉट एच टी टी पी 201 क्रिएटेड, तो इसमें अगर उसको नंबर का मतलब नहीं भी पता होगा तो क्रिएटेड देख के वो समझ जाएगा। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने क्या किया, इसको पहले इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे ये वाला तरीका भी सही है, ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसा तो हम यूज़ करते हुए आए हैं ऑलरेडी। अब मैं आपको ये वाला तरीका भी बता देता हूँ कि आप ऐसा भी लिख सकते हो, स्टेटस डॉट एच टी टी पी 201 क्रिएटेड। तो दोनों का मतलब सेम है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा मीनिंगफुल हो रहा है, इससे समझ में आ रहा है ना, कि क्रिएटेड हो रहा है हमारा रिसोर्स। जब रिसोर्स क्रिएट होता है, डेटाबेस में इंसर्ट होता है, तो हम ये वाला स्टेटस यूज़ करते हैं। और जैसे अलग अलग होते हैं, यहाँ पे तो ऑप्शन भी नहीं दिख रहा। ठीक है, ऊपर तो आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं स्टेटस डॉट, और ये देखो 100 कंटिन्यू, 101 स्विचिंग, ओके एक्सेप्टेड, इस तरीके से बहुत सारे दिख रहे हैं। यहाँ नहीं आ रहा बट वो ऑप्शन, स्टेटस डॉट एच टी टी पी। ठीक है, एक काम करता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। मैंने लिखा स्टेटस डॉट एच टी टी पी 201 क्रिएटेड। तो जो आपको इजी लगे, ये भी तरीका है। अ, इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, स्टेटस दे दिया, इसके आगे कुछ नहीं है तो आप कॉमा लगा सकते हो चाहो तो। तो देखो बैकएंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। ठीक है, बैकएंड तो अभी तक तो चल रहा है। अब हम फ्रंट एंड बना लेते हैं इसका। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो पेजेस में जाके
मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, कंपोनेंट भी बोल सकते हो इसको, हालांकि कंपोनेंट्स फोल्डर मैंने अलग रखा है, बट ये भी सब कंपोनेंट्स ही हैं। एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन लॉगिन, हम इनको पेजेस फोल्डर के अंदर रख रहे हैं, बट है वो कंपोनेंट्स ही। ओके, तो रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट ही होता है, मेन बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो कंपोनेंट ही होता है, उसी से मिलके हमारा पूरा ऐप तैयार हो जाता है। पूरा जो वेबसाइट है कंपोनेंट्स का मिलके ही तैयार होता है। तो हम एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं, एड कैटेगरी, एड कैटेगरी डॉट JSX। तो इसके अंदर हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट स्टेटमेंट। ओके, अब इसके अंदर डिज़ाइन हमें कैसा रखना है? डिज़ाइन एक काम करता हूँ, मैं यहीं से थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये जो डिज़ाइन था हमारा। ठीक है, डिव से लेके हमने डिव तक कॉपी कर लिया, जो एडमिन लॉगिन में हमने बनाया था। अभी हम इसको चेंज कर देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और ऊपर भी कुछ कुछ एरर्स आएंगी तो उनको भी रिजॉल्व करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये भी पूरा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो हम्म, जो भी हमने एडमिन लॉगिन के अंदर रखा था वो सब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एड कैटेगरी में। अभी मैं पूरा चेंज करूँगा, और व्यूज डॉट py, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एप डॉट JSX में आते हैं और इसके लिए एक राउट बना लेते हैं। ठीक है, जो भी आपको राउट देना हो दे सकते हो। तो मैंने दे दिया एडमिन स्लेश कैटेगरी एड कर दिया, कैटेगरी अंडरस्कोर एड। ठीक है, या फिर कैटेगरी स्लेश एड, ऐसा भी दे सकते हो। कुछ भी, पाथ आपके ऊपर है, आप कैसा रखना चाहते हो। कैटेगरी स्लेश एड ऐसा रख दिया, तो ये पाथ पूरी तरीके से आपके ऊपर है, जैसा भी देना हो। आपको कैटेगरी अंडरस्कोर एड देना है, कैटेगरी अंडरस्कोर व्यू देना है, या फिर अकेला ये देना है, एडमिन हटाना है, तो जो भी आप रखना चाहो यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ तो आपके कंपोनेंट का नाम आएगा। तो कंपोनेंट था हमारा एड कैटेगरी, तो ये ऊपर इंपोर्ट हो गया। अब इस URL पे हमें ये कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। अभी मैंने क्योंकि लिंक नहीं दिया, तो मैं इस URL को यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि एड कैटेगरी का लिंक अभी हमने नहीं दिया है, आगे हम दे देंगे। तो अभी मैं खुद से यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको एडमिन लॉगिन का पेज दिख रहा है, हालांकि ये ये हमारा एड कैटेगरी वाला पेज है। लेकिन ये डिज़ाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कॉपी किया था पूरा का पूरा, जो एडमिन का लॉगिन था वो मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पे एड कैटेगरी लिख दिया, एड कैटेगरी, है ना। मैं एड कैटेगरी वाले पेज पे ऐसा लिखता हूँ, तो ये एड कैटेगरी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इसका हम डिज़ाइन चेंज करते हैं, और या तो हम पहले इसका लॉजिकल वाला पार्ट कर सकते हैं, ऊपर वाला। ठीक है, तो पहले मैं इसका लॉजिकल जो कोड है वो कर देता हूँ। तो हमने क्या क्या इंपोर्ट किया, यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट किया, यूज स्टेट को, और उसके अलावा हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज इफेक्ट को। यूज इफेक्ट, यूज स्टेट के अलावा मैंने यूज इफेक्ट को भी इंपोर्ट कर लिया।
यूज़ स्टेट तो हमारा स्टेट को मैनेज करने के लिए रहेगा, मतलब जो लोकल स्टेट रहेगी जिसके अंदर हमारा डेटा रहेगा उसको मैनेज करने के लिए रहेगा। और यूज़ इफ़ेक्ट हमारा एपीआई वगैरह कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, साइड इफ़ेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे हमारा कंपोनेंट लोड होगा तब हमें कुछ करना है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो कंपोनेंट लोड होगा तो मुझे डेटा फैच करना है, जो पहले से डेटाबेस में है वो फैच करना है, वो करूँगा। और मुझे चेक भी करना है कि यूज़र अथेंटिकेट है या नहीं है, तो वो भी मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। उसके अलावा एक्सियोस रिक्वेस्ट को भेजने के लिए, टोस्ट हमारा नोटिफिकेशन के लिए, यूज़ नेविगेट की ज़रूरत है क्या? यूज़ नेविगेट चलो अभी रख देते हैं इसको, नेविगेट करवाने के लिए, रिडायरेक्ट करवाने के लिए। इतना हम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं स्टेट वेरिएबल के। तो मुझे क्या क्या डेटा यहाँ पे मिलेगा, मुझे कैटेगरी का नाम मिलेगा, तो मैंने नेम बना दिया और सेट नेम उसका सेटर फंक्शन। फिर कैटेगरी का स्टेटस भी होगा, या तो एक्टिव या तो इनएक्टिव। तो जो स्टेटस मिलेगा उसको मैं रख लूँगा स्टेटस नाम के स्टेट वेरिएबल के अंदर। और यहाँ मैंने दे दिया सेट स्टेटस, शुरू में इसके अंदर रख दिया 1, क्योंकि मैं इनएक्टिव शुरू में एक्टिव रखना चाहता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक्टिव रखना है, ताकि मेरा जो ये एक्टिव वाला चेक बॉक्स है वो पहले से टिक लगा हुआ है। जब पेज लोड करूँ तो एक्टिव वाला टिक लगा हुआ है, तो मैंने इसमें 1 रख दिया शुरू में। 1 मतलब एक्टिव रहेगा, 0 मतलब इनएक्टिव रहेगा। और लोडिंग, सेट लोडिंग लगाना हो तो लगा सकते हो, जैसे हमने लॉगिन में दिया था वैसे यहाँ भी दे सकते हो। उसके बाद एक और बना लेते हैं, जो डेटा हमारे पास आएगा बैकएंड से, मतलब ऑलरेडी अगर डेटाबेस में कैटेगरीज होंगी तो वो मुझे यहाँ पे राइट साइड वाले कॉलम में दिखानी है। और जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे उस समय भी हमें दिखेगा, डेटाबेस से तुरंत फेच होके आएगा और दिखेगा। तो हमने बना दिया एक कैटेगरीज नाम का, कैटेगरीज कैटेगरीज नाम का एक क्या बना दिया, स्टेट वेरिएबल बना दिया। और इसका सेटर फंक्शन बना दिया सेट कैटेगरीज। सेट कैटेगरीज इसमें हमने दे दिया एक एरे दे दिया हमने, ठीक है, एक ब्लैंक एरे दे दिया हमने, कैटेगरीज सेट कैटेगरीज। और ब्लैंक एरे क्यों दिया, क्योंकि बैकएंड से हमारे पास एरे ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे, मल्टीपल कैटेगरीज आ सकती हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस तरीके से एरे प्रोवाइड कर देते हैं, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज हमारे पास बैकएंड से आएंगी। सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जैसे एडमिन डैशबोर्ड में हमने ये एडमिन के नाम को निकाला था, एडमिन का जो लोकल स्टोरेज में जो हमने डाला था एडमिन यूज़र लॉगिन करवाते समय, तो हमने उसको गेट करवाने के लिए गेट आइटम करके निकाला था डैशबोर्ड पे। उसी तरह हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने निकाल लिया हमारे एडमिन यूज़र को। उसके बाद हम बना लेते हैं यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट ये हमारा हुक होता है, यूज़ इफ़ेक्ट। ठीक है, तो आप लिखोगे यूज़ इफ़ेक्ट, और इसके अंदर आपने ये एरो फंक्शन बनाया। एंड यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी बतानी पड़ती है। डिपेंडेंसी मतलब ये कब एग्जीक्यूट होगा, जैसे आप ब्लैंक रखते हो तो ये केवल एक ही बार चलेगा, यूज़ इफेक्ट एक ही बार एग्जीक्यूट होगा पेज लोड होने पर। या फिर आप यहाँ पे कुछ आईडी वगैरह कुछ पैरामीटर दे सकते हो, तो जब भी उस पैरामीटर में चेंज होगा तब तब ये एग्जीक्यूट होगा, है ना। हम वो भी करते हैं, आगे हो सकता है करेंगे। अभी तो मैंने इसको ब्लैंक रखा। और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले तो मैंने चेक कर लिया कि एडमिन यूज़र के अंदर डेटा है या नहीं है।
तो मैंने लिखा इफ़ नॉट एडमिन यूज़र के अंदर अगर डेटा नहीं है तब मुझे क्या करना है वो मैं यहाँ बताऊँगा। यहाँ पे ये रेड लाइन क्यों आ रही है? यूज़ इफ़ेक्ट ये लगाया, कर्ली ब्रैकेट्स बनाए, कॉमा, देखते हैं। अच्छा ये एरो नहीं लगाया, सॉरी। एरो फंक्शन है तो एरो होना चाहिए यहाँ पे, मतलब इक्वल और ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, इसको एरो फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, अगर एडमिन यूज़र नहीं है, मतलब अगर कोई इस पेज पे डायरेक्ट आ गया बिना लॉगिन किए, उस केस में एडमिन यूज़र के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर डेटा तभी आता है जब एडमिन लॉगिन करके आएगा। बिना लॉगिन करके अगर कोई आ गया है CURL पे, तो इस कंपोनेंट के अंदर एड कैटेगरी कंपोनेंट में हमें एडमिन यूज़र नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, नेविगेट करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि लॉग आउट वाला जो ऑप्शन देंगे उसमें हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करवाने का काम करेंगे। लोकल स्टोरेज के अंदर जो डेटा है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब लॉगिन करेंगे तब हम डेटा इंसर्ट करेंगे, लॉग आउट करते समय हम रिमूव कर देंगे, और बाकी जब भी लॉगिन करके हम आएंगे तो हमें ये डेटा मिलेगा। लॉग आउट करके जब चले जाएंगे तो ये डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोई बिना लॉगिन किए आएगा तो उसको ये डेटा नहीं मिलेगा। तो उस केस में यहाँ फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिला तो हम रीडायरेक्ट करवा देंगे वापस एडमिन के लॉगिन पेज पे कि आप जो है दोबारा लॉगिन करो फिर अंदर आओ। ये राउट आप देख लेना आपने क्या दिया है। ape.jsx के अंदर मैंने लॉगिन के लिए ये वाला पाथ दिया हुआ है, तो यही पाथ मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो अगर लॉगिन नहीं किया है तो पहले लॉगिन करो, और लॉगिन अगर आपने किया है तो आपको जो है आप कॉल कर दोगे किसको, फैच कैटेगरीज को। ये हमने बनाया नहीं है, एक फंक्शन बनाएंगे फैच कैटेगरीज नाम का, जिसका काम रहेगा बैकएंड से डेटा लेके आना। फैच कैटेगरीज, तो इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो यूज़ इफेक्ट तो अपने आप चलेगा, जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होगा तो ये चलेगा। ये चेक करेगा, अगर एडमिन अथेंटिकेट है मतलब लॉगिन करके अंदर आया है तो एल्स वाला पार्ट चलाओ, लॉगिन करके नहीं आया है तो वापस लॉगिन वाले पेज पे भेज दो। तो लॉगिन करके आया है तो हमें उसको कैटेगरीज दिखानी है, दिखानी भी है और उसको इंसर्ट करने का ऑप्शन भी देना है। तो ये हमने बना दिया फैच कैटेगरीज, और यहाँ पे हमने बना दिया एक असिंक फंक्शन, एरो फंक्शन बनाया, और यहाँ पे हमने ट्राई और एक्स केच का यूज़ कर लिया, ट्राई पार्ट यूज़ किया और यहाँ पे हमने केच लगा दिया। केच के अंदर हम क्या देते हैं, एरर। तो केच के अंदर मैंने एरर दे दिया, एरर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, और जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाए। तो जैसे यहाँ पे तो मैंने टोस्ट का यूज़ कर लिया, टोस्ट का यूज़ करके भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे टोस्ट डॉट एरर का यूज़ कर लिया, और हमने खुद से एक मैसेज दे दिया। देखो बैकएंड से तो मैंने कोई मैसेज नहीं दिया एक्स्ट्रा, केवल सक्सेस वाला मैसेज दिया है। तो एरर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे खुद से मैसेज दे देता हूँ। मैंने लिखा फेल्ड टू लोड कैटेगरीज, फेल्ड टू लोड कैटेगरीज। मैंने यहाँ पे केच के अंदर खुद से एक मैसेज दे दिया, फेल्ड टू लोड कैटेगरीज, अगर हमारा डेटा लोड नहीं हो पाता है तो। ठीक है, बैकएंड से अगर डेटा नहीं आ पाया तो ये मैसेज आएगा, और अगर बैकएंड से डेटा आया तो ट्राई वाला पार्ट चलेगा। तो डेटा आएगा कैसे, हमें एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया अवेट का, अवेट एक्सियोस, जैसा हमने लॉगिन करते समय किया था।
तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया अवेट एक्सियोस। पोस्ट नहीं, अब मुझे डेटा रीड करना है, बट इसको बनाया नहीं है ना अभी हमने। डॉट गेट, अच्छा ये वाला एपीआई बनाया नहीं है हमने, हमें एक और एपीआई बनाना पड़ेगा डेटा रीड करने के लिए। बट ठीक है, अभी मैं इसको लिख देता हूँ, आगे मैं इसको बना लूँगा। कैटेगरीज, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा अवेट एक्सियोस और ये मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज दिया इस एपीआई पे। ये हालांकि अभी मैंने बनाया नहीं है, इसको हम आगे बनाएंगे और जो भी डेटा हमें मिलेगा उसको हम सेट कैटेगरीज के थ्रू रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जो हमारा सेटर फंक्शन है उसको हमने कॉल किया और सेटर फंक्शन के अंदर मैंने जो भी डेटा आया होगा रिस्पॉन्स में वो यहाँ पे पास कर दिया। तो जो भी हमें कैटेगरीज मिली होंगी वो सारी हमारी इसके अंदर चले जाएंगी, कैटेगरीज के अंदर। और केच के अंदर हमने क्या दिखा दिया, फेल टू लोड कैटेगरीज। और हम चाहें तो कंसोल पे भी एरर मैसेज दिखा सकते हैं, कंसोल डॉट एरर। कंसोल डॉट एरर का यूज़ करके कंसोल विंडो पे भी आप एरर मैसेज को दिखा सकते हो। तो जो भी एरर मैसेज होगा वो आपने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, ये तो हमारा कस्टम मैसेज हो गया। या तो फिर आप ई डबल आर लिख के कंसोल पे एरर मैसेज को दिखा सकते हो। ठीक है, इतना हुआ। इतना होने के बाद हम बना लेते हैं हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। सबसे पहले हमने ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया और सेट लोडिंग को ट्रू कर दिया। ट्राई, ट्राई के अंदर हमने क्या किया, हमें डेटा ऐड करवाना है, कैटेगरीज को ऐड करवाने का काम करना है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे एक एपीआई को कॉल कर दिया। एपीआई ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है डेटा ऐड करने वाला, बट उसका अभी हमने यूआरएल पैटर्न नहीं बताया है बैकएंड पे, तो वो हम बताएंगे। स्लेश एपीआई स्लेश कैटेगरी स्लेश एड, तो ये यूआरएल पैटर्न हमें बैकएंड में देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, आप जाओगे urls.py के अंदर। कौन से urls.py में जाना है, जो आपने लाइब्रेरी ऐप के अंदर बनाया है ना, ऊपर वाले उसके अंदर मत जाना, बैकएंड के अंदर नहीं, लाइब्रेरी ऐप के अंदर जो बनाया था उसमें। ठीक है, तो ये पाथ आपने दे दिया और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, इस वाले फंक्शन को, एड अंडरस्कोर कैटेगरी वाले फंक्शन को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एड अंडरस्कोर कैटेगरी। तो इस यूआरएल पे जब रिक्वेस्ट आएगी तो हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला एपीआई व्यू जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। और इसका काम है डेटा इंसर्ट करवाना। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे एड कैटेगरी में, यहाँ पे एक स्लेश भी लगा देते हैं लास्ट में और ब्रैकेट को यहीं पे। अच्छा, यहाँ पे तो हम ऐड करवाने वाला काम कर रहे हैं तो पोस्ट का यूज़ करेंगे और हम डेटा भी प्रोवाइड करेंगे। एक तो हमें नेम को भेजना है और उसके अलावा स्टेटस को भेजना है। ठीक है, हमें नाम इंसर्ट करवाना है कैटेगरी का और स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो ये दोनों चीज़ें हम भेजेंगे यहाँ से। ये हमारे स्टेट वेरिएबल हैं जो ऊपर हमने बनाए हुए हैं, स्टेटस और नेम। स्टेटस के अंदर शुरू में 1 है और नेम के अंदर ब्लैंक है। ठीक है, नाम और स्टेटस हम भेजेंगे, फिर बदले में हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट, इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सक्सेस। ठीक है,
इसमें आपको अगर ट्रू मिला, हमने सक्सेस को यहाँ पे भेजा है, सक्सेस के अंदर क्या है, ट्रू है, तो ट्रू मिलता है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो अगर ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और हमने क्या दिखा दिया, जो भी मैसेज हमने भेजा था वो दिखा दिया। और अगर बैकएंड से कोई मैसेज नहीं आया तो हमने और के अंदर दिखा दिया हमारा खुद का कस्टम मैसेज। तो मैंने दिखा दिया यहाँ पे कैटेगरी क्रिएटेड। ठीक है, अगर बैकएंड से मैसेज नहीं आया तो हमने और लगा के खुद का मैसेज दे दिया। और ये तो मैंने हटा दिया, इसको भी हटा दिया। ठीक है, ये मैसेज आने के बाद मैंने क्या किया, सेट नेम। ठीक है, अब जो भी हमारा डेटा होगा स्टेट स्टेट वेरिएबल्स के अंदर, उसको हम ब्लैंक कर देंगे, वापस खाली कर देंगे। तो सेट नेम को मैंने खाली कर दिया। सेट नेम के थ्रू मैंने क्या किया, जो मेरा स्टेट वेरिएबल था इसके अंदर जो हम डेटा सेट करेंगे, अभी जो हमें टेक्स्ट बॉक्स से डेटा मिलेगा, ये हम जो फॉर्म बनाएंगे यहाँ से हम नाम भेजेंगे, और यहाँ से हम स्टेटस भेजेंगे चेक बॉक्स रेडियो बटन के थ्रू। तो जो भी डेटा आएगा इसके अंदर हम सेट करवाएंगे, लेकिन जब हमारी रिक्वेस्ट चले गई तो फिर मुझे उसको खाली कर देना है, तो मैंने खाली कर दिया। और सेट स्टेटस को भी खाली कर देता हूँ। सेट स्टेटस में भी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देता हूँ जो पहले थी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू शुरू में मैंने क्या दी थी, 1 दी थी। और उसके बाद में कॉल कर दूंगा किसको, अब देखो मैंने डेटा अगर इंसर्ट किया है तो मैं चाहता हूँ तुरंत के तुरंत मुझे अपडेटेड डेटा राइट साइड में दिख जाए। ये राइट साइड में हमें अपडेटेड डेटा, जैसे पहले 2 रिकॉर्ड थे, एक मैंने इंसर्ट किया तो तुरंत के तुरंत तीसरा डेटा भी मुझे मिल जाए। तो उसके लिए मैं कॉल कर दूंगा फैच कैटेगरीज को, जो कि बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेज के डेटा निकाल देगा। बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजेगा फैच कैटेगरीज, वो जो डेटा आएगा उसको सेट करवा देगा, और इसके अंदर जो डेटा होगा कैटेगरीज के अंदर वो हम रेंडर करवा देंगे एक टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉल भी कर दिया, और केच पार्ट के अंदर हमने कंसोल डॉट एरर के थ्रू एरर दिखा दिया, यहाँ पे भी दिखा दिया एरर रिस्पॉन्स डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, यहाँ पे हमने किया है, या तो इतना सब ना लिख के मैंने खुद से, देखो एरर मैसेज तो मैंने वैसे भी दिया नहीं है, बैकएंड से मैंने कोई एरर मैसेज नहीं भेजा है, तो मैंने खुद से यहाँ पे कस्टम मैसेज दे दिया टोस्ट डॉट एरर, और यहाँ पे दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। और फाइनली के अंदर मैंने क्या किया, सेट लोडिंग को फॉल्स कर दिया। ये लोडिंग इफेक्ट आपके ऊपर है, आपको रखना हो रखो, मैंने बता दिया है कि इस तरीके से थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आप दे सकते हो उसमें। ओके, अब हम करते हैं इसका डिज़ाइन। अभी इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा, शायद कुछ इधर होगी। अब इधर इसीलिए होगी क्योंकि हमने ना यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ नीचे भी चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। देखो ये तो मैंने वही रखा, बैकग्राउंड में जो कलर वगैरह है वैसा ही रखा, और कंटेनर यहाँ पे लगा दिया है, रो का यूज़ कर लिया, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन का ना यूज़ करके मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दिया बॉटम से 4, और एक मैंने कॉलम बना लिया, कॉलम का साइज में थोड़ा सा ज़्यादा रख देता हूँ, लाइक 8 रख देता हूँ। और उसके अलावा मैंने मार्जिन एक्स से कर दिया ऑटो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये दिखाना है 8 कैटेगरी, और अच्छा ये अकेला अकेला बस 8 कैटेगरी लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा डिव हो गया।
इस div की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, ठीक है अगर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो लगे रहने देते हैं। मैंने हेडिंग 4 का यूज़ किया और उसके अंदर मैंने 8 कैटेगरी लिखा और आइकॉन को चेंज कर देता हूँ, एफ ए सॉलिड एफ ए लेयर का यूज़ कर लिया, एफ ए सॉलिड एफ ए लेयर, ये तो हमारा लेयर ग्रुप, ये तो हमारा आइकॉन हो जाएगा। एफ ए सॉलिड एफ ए लेयर ग्रुप, टेक्स्ट प्राइमरी कर दिया और पैराग्राफ के अंदर हमने लिख दिया क्रिएट न्यू कैटेगरी, क्रिएट न्यू बुक कैटेगरी, क्रिएट न्यू बुक कैटेगरीज एंड मैनेज देयर एक्टिव स्टेटस। ठीक है, तो ये मैंने स्टैटिक कंटेंट यहाँ पे दे दिया। अब एरर हमारी क्यों आ रही है, क्योंकि हैंडल सबमिट तो मैंने बनाया है, यूज़र नेम वगैरह ऊपर उसको मिल नहीं रहा होगा, तो इसको अभी हटा देता हूँ मैं। सेट पास, एक काम करता हूँ ना, वैल्यू में मैंने क्या कर दिया, ऊपर मैंने क्या बनाया था, नेम बनाया था, ठीक है ऊपर हमने ये बनाया था और सेट नेम बनाया था, दूसरा हमने एक बनाया था सेट स्टेटस, और यहाँ अभी फ़िलहाल के लिए लिख दिया, मैं चेंज करूँगा। अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है तो इसको पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं। ठीक है, एक तो इधर दिखा भी नहीं रहा क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कैटेगरी अंडरस्कोर एड में। ठीक है चलो इसको लाइन बाय लाइन करते हैं। अ, ठीक है, ये कार्ड लेआउट यूज़ करना है तो कार्ड लेआउट आप यूज़ कर लो, बट इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रो कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा कार्ड लेआउट है। रुको एक मिनट, ये हमारा 75 नंबर लाइन से स्टार्ट हो रहा है और 128 तक है। ठीक है, इसको एक काम करता हूँ, मैं कट करता हूँ, इसके पहले मैं यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, ठीक है अभी ये दिख रहा है हमें मैसेज, है ना, अभी इतना आ रहा है, मतलब फॉर्म में कुछ मिस्टेक था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और डिव के अंदर मैंने एक क्लास नेम दे दिया, क्लास नेम के अंदर मैंने रो बना दी और गैप रख दिया 4। मुझे दो कॉलम बनाने हैं इसके अंदर, एक के अंदर तो मुझे वो फॉर्म देना है और दूसरे के अंदर मुझे टेबल बनाना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, एक फॉर्म है और एक टेबल है। तो फॉर्म को मुझे कितने साइज में रखना है उस हिसाब से मैं कॉलम का साइज दे दूंगा। तो मान लो मैंने रख दिया कॉलम मीडियम 5, एक 5 साइज का कॉलम हो जाएगा और दूसरा मैं बना लूँगा, रिमेनिंग कितना बचा 7, टोटल 12 होता है, तो 5 ऊपर दे दिया, यहाँ पे 7 दे देते हैं। क्लास नेम, टेबल थोड़ा बड़ा हो सकता है तो इसको 7 रखते हैं, फॉर्म को छोटा रख देते हैं 5, कॉलम मीडियम 7।
ठीक है, कॉलम मीडियम 5 नीचे वाला बना दिया, कॉलम मीडियम 7। अब ऊपर वाला जो हमारा था कॉलम मीडियम 5, इसके अंदर मैं वही कार्ड लेआउट यूज़ कर लूँगा। तो इसको पेस्ट कर दिया, वही वापस जो फॉर्म था ना, ठीक है, वही जो मेरा फॉर्म था उसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। मैं छोटा करके आपको दिखाता हूँ, अगर आपको कहीं कुछ मिस ना हो जाए आपसे। ये मेरा कॉलम है, यहाँ पे ये एंड हो रहा है, उसके बाद ये जहाँ पे टेबल दिखाएंगे वो। अब यहाँ चेंज करते हैं हम। हम्म, तो यहाँ पे हमने दिया है कार्ड बॉर्डर 0, शेडो दिया है राउंडेड 4, फिर एक डिव बनाया, कार्ड बॉडी बॉडी दे दिया, पैडिंग दे दिया, फॉर्म में हैंडल सबमिट रख दिया। यहाँ पे डिव बनाया, कैटेगरी नेम, सबसे पहले मुझे चाहिए कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम, ठीक है, कैटेगरी नेम के लिए मैं क्या करता हूँ, ये लेबल हो गया। मुझे ये इनपुट ग्रुप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं। ये तो लॉगिन में हमने बनाया था, बट कहाँ तक हम आइकॉन देते रहेंगे, इससे अच्छा उसको अभी मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैंने टाइप दे दिया टेक्स्ट, और क्लास नेम फॉर्म लेबल यूज़ कर दिया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया एंटर कैटेगरी नेम या फिर एग्जाम्पल दे दिया। मैंने बता दिया आप यहाँ पे बुक का जो कैटेगरी होता है वो इंसर्ट करोगे, जैसे प्रोग्रामिंग होता है, साइंस होता है, मैथमेटिक्स हो गया, या नोवेल है, तो कुछ भी आप ऐसा कैटेगरी डाल सकते हो कि बुक आपकी किस टाइप की है। रिक्वायर्ड लगा दिया, वैल्यू में दे दिया नेम, ओन चेंज पे हमने दे दिया इवेंट ऑब्जेक्ट, सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इतना तो सही लग रहा है मुझे। इनपुट ग्रुप हटाना है ना यहाँ से। यहाँ पे इनपुट ग्रुप हटा के ऑलरेडी लेबल, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इस वाले डिव को हटा देते हैं। ठीक है, लेबल के नीचे डायरेक्ट हमने ये फील्ड बना दिया। उसके बाद ये हमारा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको नीचे वाले को हटा देते हैं। इसको हटाया, अभी देखते हैं आउटपुट कुछ आ रहा है क्या। अभी नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। वैल्यू में दे दिया नेम, और सेट नेम के अंदर दे दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो यहीं पे कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट कॉल किया, जबकि हैंडल सबमिट तो हमने बनाया हुआ है। हैंडल सबमिट बनाया है, और सेट नेम भी है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास सेट नेम भी है और सेट स्टेटस भी है। ठीक है, फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है, शायद बटन में कुछ गड़बड़ होगा, बटन में चेक करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक्टिव और इनएक्टिव वाले उसके लिए रेडियो बटन बना लेते हैं। तो ये हमारा डिव हो गया। डिव के अंदर हमने लेबल दे दिया, और लेबल में हमने लिखा स्टेटस। फॉर्म लेबल स्मॉल, फॉन्ट वेट मीडियम, और यहाँ पे इसको अभी मैंने यहाँ से कट कर लिया, और यहाँ पे मैंने एक डिव यूज़ कर लिया। डिव के अंदर मैंने डी फ्लेक्स का यूज़ किया, क्लास नेम लगा दिया डी फ्लेक्स। ठीक है, अभी आपको पूरा डिज़ाइन समझ में आएगा।
मैंने यहाँ पे डिफ्लेक्स का यूज़ किया और गैप यूज़ कर लिया 3। ठीक है, दोनों जो चेक बॉक्स रहेंगे तो उनके बीच में हमें थोड़ा सा ये गैप चाहिए, और ये एक ही लाइन में चाहिए मुझे दोनों रेडियो बटन, इसीलिए मैंने डिफ्लेक्स का यूज़ किया है ना। डिफ्लेक्स क्या करता है, आपको फ्लेक्स लेआउट देता है, एक ही लाइन में हमारा कंटेंट आ जाएगा, अलग अलग नीचे लाइन में नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैंने डिफ्लेक्स का यूज़ किया और गैप दे दिया, ताकि दोनों जो हैं हमारे रेडियो बटन उनके बीच में गैप आ पाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिव का यूज़ किया, और डिव का यूज़ करके मैंने यहाँ पे क्लास नेम दे दिया फॉर्म चेक। ठीक है, रेडियो बटन बनाते हैं तो हम फॉर्म चेक का यूज़ करते हैं। फॉर्म चेक इनपुट, ये क्लासेस हम यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म कंट्रोल यूज़ करते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ, ऊपर जो था उसको पेस्ट कर दिया। टाइप मैंने दे दिया यहाँ पे रेडियो, रेडियो बटन चाहिए। क्लास नेम हमने क्या यूज़ कर लिया, फॉर्म चेक इनपुट। ये डिज़ाइनिंग के लिए होता है, रेडियो बटन का प्रॉपर डिज़ाइनिंग आ पाए तो फॉर्म चेक होता है, फॉर्म चेक इनपुट होता है। जैसे फॉर्म कंट्रोल से वो फुल विड्थ हो जाता है, उसी तरह यहाँ पे प्रॉपर डिज़ाइन हम दे पाएँ तो फॉर्म चेक इनपुट लगाते हैं रेडियो बटन के लिए। और हमें जो है रेडियो बटन चाहिए तो टाइप इसका रेडियो रख दिया। प्लेस होल्डर तो कुछ नहीं रहेगा रेडियो बटन में। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड हटा देते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड अभी मैंने हटा दिया। डिफ़ॉल्ट वैसे भी हमने 1 दिया है। वैल्यू, वैल्यू में अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू में रख देता हूँ 1। इसको हटा देता हूँ, वैल्यू में मैंने दे दिया 1। ठीक है, वैल्यू में मैंने 1 दे दिया। और उसके बाद ऑन चेंज, ऑन चेंज पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब रेडियो बटन क्या होता है, चेक अनचेक्ड वाला सिस्टम होता है उसमें। तो अगर आप चाहते हो ये पहले से टिक लगा हुआ है तो आपने चेक्ड को क्या कर दिया, या तो ट्रू करोगे या फॉल्स करोगे। चेक्ड अगर ट्रू होगा तो पहले से टिक लगा हुआ आएगा। तो ट्रू कैसे आएगा, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, अगर स्टेटस का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है तो इसमें ऑलरेडी चेक्ड लगा हुआ है। स्टेटस का वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो इसमें टिक लगा हुआ है। और शुरू में आप देखो ऊपर मैंने 1 दिया था इसमें, तो 1 के इक्वल होता है तो इसमें टिक लगा हुआ आएगा। और इसका वैल्यू हमने रख दिया 1। ओन चेंज पे हमने अच्छा सेट, अच्छा ये, हाँ ये तो चेंज करना पड़ेगा। सेट स्टेटस, ऊपर हमने सेटर फंक्शन जो बनाया था स्टेटस सेट करने के लिए वो था सेट स्टेटस। इसमें हमने कर दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, है ना। इसका जो वैल्यू होगा 1 वो इसमें चले जाएगा। अब इसमें हम टाइप वाइप तो करेंगे नहीं, है ना, ये तो रेडियो बटन है, बस सिलेक्ट करेंगे, इसका जो वैल्यू है वो हमने पास कर दिया। और यहाँ पे देख लिया टिक लगाना है कि नहीं लगाना। अगर चेक्ड जो है यहाँ पे ट्रू मिलेगा तो टिक लगा हुआ आ जाएगा, नहीं तो फिर ये अनटिक आएगा। ठीक है, इनपुट हमारा यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब इसी तरीके से दूसरा इनपुट, अच्छा इसका एक लेबल भी बनेगा, रेडियो बटन आएगा उसके नीचे एक लेबल बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसा यहाँ पे दिख रहा है, रेडियो बटन उसके बाद लेबल एक्टिव। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास नेम। तो क्योंकि हम रेडियो बटन यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ कर लेंगे फॉर्म लेबल ना यूज़ करके हमने यूज़ कर लिया फॉर्म चेक लेबल। ठीक है, रेडियो बटन चेक बॉक्स के लिए फॉर्म चेक लेबल आप यूज़ कर सकते हो। स्मॉल रख दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया एक्टिव।
और एक और क्लास मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, क्लास नहीं एक एट्रीब्यूट बताता हूँ। इसका मैं अभी आपको, एक बार मेरा डिज़ाइन आ जाए तो फिर मैं आपको दिखा पाऊँगा। इसको मैंने कर दिया स्टेटस एक्टिव। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ ये बटन से ही आ रहा है यहाँ पे। इस बटन को एक बार मैं कमेंट करता हूँ। अभी आपको दिख रहा है ये, है ना? तो यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया है HTML4। HTML4 में हमने रखा स्टेटस एक्टिव। कुछ भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमने नाम दिया है ये हम यहाँ पे आईडी में दे सकते हैं। अभी मैं इसका यूज़ बताऊँगा आपको। जैसे 4 एट्रीब्यूट आप देखते हो ना, वही है HTML4। तो आईडी में हमने दे दिया, ये इसकी आईडी दे दी हमने इनपुट कंट्रोल की। इससे होता क्या है कि आपने ये दिया HTML4, तो इससे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तब भी ये टिक हो जाएगा, है ना? अभी 2 रेडियो बटन बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये एक रेडियो बटन हो गया। और इसका नेम भी दे देते हैं। आईडी हो गया और नेम भी दे देते हैं। नेम मैंने इसका दे दिया स्टेटस। ठीक है, इसका नाम दे दिया स्टेटस। नाम रखना ज़रूरी है क्योंकि तभी हम रेडियो बटन्स को ग्रुप कर पाते हैं। तो देखो ये एक हो गया हमारा। अब इसी को कॉपी करते हैं और दूसरा रेडियो बटन बना देते हैं। ठीक है, ये दूसरा रेडियो बटन, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू दे दी 0। ठीक है, टाइप रेडियो फॉर्म चेक इनपुट। आईडी दे देते हैं इसका इनएक्टिव, स्टेटस इनएक्टिव, और वैल्यू में दे देते हैं 0। और यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अगर स्टेटस बराबर है 0 के तो इस पे टिक लगा हुआ है, स्टेटस बराबर है 1 के तो इस पे टिक लगा हुआ है। और ये भी वही काम करेगा वैल्यू सेट करने का। तो ये क्या कर देगा, 0 सेट कर देगा। और यहाँ पे लिख दिया मैंने इनएक्टिव, इनएक्टिव। और यहाँ पे जो आईडी दिया है स्टेटस इनएक्टिव, वो मैंने यहाँ पे भी दे दिया। ठीक है, तो अभी आप देखो कि किस पे टिक लगा हुआ आ रहा है, एक्टिव पे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने 1 दिया हुआ था, किसमें, हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर। हमारा जो स्टेटस वेरिएबल था, स्टेट वेरिएबल था स्टेटस नाम का, उसमें ऊपर मैंने 1 दिया हुआ था। 1 दिया हुआ था तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जो एक्टिव वाला चेकबॉक्स है उसमें ट्रू आ रहा है, तो इसीलिए वो टिक लगा हुआ है उसमें। और ये हमारा फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, तो ये अनचेक्ड आ रहा है। हालांकि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये उसको 0 कर देगा स्टेट वेरिएबल को, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये टिक हो जाएगा। ठीक है, और इसको ही बता देता हूँ HTML4 को। HTML4 से क्या होगा, जब मैं दूर कहीं क्लिक करता हूँ ना, नाम पे क्लिक करता हूँ, लेबल पे, तब भी इस पर टिक हो जाएगा। अगर मैं ये नहीं लगाता, अगर मैं ये HTML4 नहीं लगाता, तब आप देखोगे कि जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टिक नहीं हो रहा। मुझे एग्जैक्ट रेडियो बटन पे क्लिक करना पड़ेगा तब टिक होगा, है ना? अगर इनएक्टिव वाले इस पे मैं टिक करता हूँ तो ये टिक नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये होता है, जस्ट हम लेबल पे क्लिक करें तब भी हमारा रेडियो बटन में टिक हो जाए, तो उसके लिए हम ये HTML4 या फिर 4 एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। जैसे HTML में 4 एट्रीब्यूट आप यूज़ करते थे, उसी तरह हम HTML4 का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बटन देख लेते हैं, बटन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, बटन, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ वापस। बटन टाइप दे दिया मैंने सबमिट, क्लास नेम दे दिया बटन, बटन प्राइमरी, विड्थ दे दिया 100, डिसेबल्ड में लोडिंग दे दिया, लोडिंग चेक किया, अगर इसमें ट्रू होगा तो मुझे स्पान दिखाना है, स्पान टैग दिखाना है।
और यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया क्रिएटिंग, हम कैटेगरी को क्रिएट कर रहे हैं तो मैंने दे दिया यहाँ पे क्रिएटिंग। और ये स्पिनर हमें दिखेगा अगर इसमें ट्रू होगा तो, इसमें अगर फॉल्स है तो हमें क्या दिखेगा, क्रिएट कैटेगरी, क्रिएट कैटेगरी। और यहाँ पे मैंने आइकॉन दे दिया एफ ए सॉलिड एफ ए प्लस, एफ ए सॉलिड एफ ए प्लस। ठीक है, मतलब ये लोडिंग वगैरह में कुछ हमारा मिस्टेक होगा तभी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं। सेट लोडिंग को मैंने यहाँ पे फॉल्स किया है, यहाँ पे मैंने इसको ट्रू किया है रिक्वेस्ट भेजने से पहले। और लोडिंग, अच्छा लोडिंग ऊपर बनाया ही नहीं हमने, तो हमें लोडिंग स्टेट वेरिएबल भी तो बनाना है। जैसा हमने, लोडिंग ज़रूरी नहीं है, आप हटा भी सकते हो, ये इफ़ेक्ट अगर देना है आपको तो आप इसको बना सकते हो, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जस्ट हमारी डिज़ाइनिंग के लिए हमने रखा है। ओके, कैटेगरीज अभी लोड नहीं हो रही क्योंकि वो एपीआई हमारा बना नहीं है, बट हम इंसर्ट करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे मान लो दे दिया प्रोग्रामिंग, तो समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। बैकएंड पे चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है फील्ड नेम इज अंडरस्कोर एक्टिव इज नॉट अ वैलिड फॉर मॉडल कैटेगरी। अच्छा, इज अंडरस्कोर एक्टिव नाम का हमारा फील्ड नहीं है। हम्म, ओके, मॉडल्स में देखते हैं। ठीक है, मॉडल्स में हमने इज अंडरस्कोर एक्टिव तो बनाया था, और व्यूज डॉट पी वाई में जाते हैं, इज अंडरस्कोर एक्टिव यहाँ पे भी है, नेम है। अच्छा, ये हमने नाम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, नाम का मिस्टेक हो गया था, इज अंडरस्कोर एक्टिव था। ठीक है, अब दोबारा से क्लिक करते हैं, अभी भी समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। एस टी आर ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट, एच टी टी पी 201 क्रिएटेड। इसको शायद हमें डबल कोट्स में, एक काम करता हूँ मैं अभी नंबर ही यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, या फिर पूछ लेता हूँ एक बार जीपीटी से, नंबर से तो काम करेगा ये, है ना। एक बार मैं जीपीटी से भी पूछ लेता हूँ, हमें भी कंफर्म हो जाएगा क्या मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जो मैसेज आ रहा है वो एक बार मैं जीपीटी को दे देता हूँ। ठीक है, हम नंबर तो देते हुए आए हैं, बट ये वाला कंसेप्ट भी हम यूज़ करना सीख लेते हैं कि हम अगर स्टेटस इस वाले तरीके से यूज़ करते हैं, स्टेटस ये देने का क्या तरीका होता है एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया। मैं जनरली जो है नंबर वाला कंसेप्ट यूज़ करता था, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, या पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इतना ही कर लेता हूँ।
ठीक है, आपने स्टेटस, अच्छा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि स्टेटस हमने वेरिएबल भी बनाया है, और यहाँ पे भी देखो स्टेटस हमारा वेरिएबल का नाम भी है, और ये हमारा जो मॉड्यूल है उसका नाम भी स्टेटस है। ये प्रॉब्लम हो रही है। हम्म तो हमारी कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंटेक्स लिखने का वही तरीका है, बट प्रॉब्लम आ रही है कि स्टेटस हमारे वेरिएबल का नाम भी है। तो इसको आप रीनेम कर दो, या तो कैटेगरी अंडरस्कोर स्टेटस कर दो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा था इसकी वजह से, क्योंकि ये दोनों का नाम सेम हो जा रहा है। ओके ओके, इसीलिए वो हिंट भी नहीं आ रहा था वहाँ पे, है ना। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका नाम भी हमने स्टेटस रख दिया है, बट ये तो हमारा वेरिएबल है। तो इस वाले फंक्शन में हमें ये प्रॉब्लम आया, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम भी स्टेटस था। तो मान लो इसका नाम मैंने दे दिया कैटेगरी स्टेटस। एक बार इसको रिफ्रेश मार देता हूँ ताकि डेटा इंसर्ट वगैरह ना हो जाए। कैटेगरी स्टेटस, और जहाँ जहाँ पे लिखा था स्टेटस, यहाँ भी लिख दिया कैटेगरी स्टेटस। अच्छा, यहाँ पे इधर आ रहा था क्योंकि हम एस में कन्वर्ट कर रहे थे। ओके, तो अब ये सही चलेगा। इसका यूज़ तो हमारा केवल यहाँ पे था, ट्रू और फॉल्स लाने के लिए। अब चेक कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे डेटा दिया प्रोग्रामिंग। अभी देखो कैटेगरी हैज़ बीन क्रिएटेड तो आ गया, कैटेगरी हैज़ बीन क्रिएटेड का मैसेज आ गया, बट ये रेड में क्यों आ रहा है? सक्सेस वाला होना चाहिए ना, इसको मुझे सक्सेस वाला दिखाना है। कैटेगरी क्रिएटेड, कैटेगरी क्रिएटेड आ गया, और फैच कैटेगरीज फिर दोबारा कॉल हुआ होगा, तो यहाँ पे देखते हैं व्यूज डॉट पी वाई के अंदर कैटेगरी हैज़ बीन क्रिएटेड। ओके, डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है, बट हमने अभी डेटा डिस्प्ले करवाने वाला काम नहीं किया। एक काम करते हैं, हम एडमिन पैनल पे देख लेते हैं कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो जेंगो के एडमिन पैनल को ओपन कर लेते हैं। 127, ठीक है। अभी हम जेंगो के एडमिन पे देख लेते हैं, बाकी फिर उसका हमें क्योंकि एपीआई भी बनाना पड़ेगा। तो ये देखो बहुत सारा डेटा चले गया यार, ये मल्टीपल टाइम चले गया है, क्योंकि डेटा तो जा रहा था, बट वो एस टी आर वाला एरर हमें आ रहा था। इसको मैं पूरे को मान लो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सारी की सारी कैटेगरीज मैंने डिलीट कर दी, फिर से मैंने इंसर्ट किया, कैटेगरी हैज़ बीन क्रिएटेड। तो यहाँ पे आप देखो ये प्रोग्रामिंग कैटेगरी यहाँ पे आ गया, तो डेटा इंसर्ट हो रहा है। अब डेटा इंसर्ट होने के बाद, क्योंकि हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं किसको? फैच कैटेगरीज को, तो फैच कैटेगरीज के कॉल होने की वजह से हमें एरर मिल रहा है, क्योंकि ये हमने बनाया नहीं है। फैच कैटेगरीज कॉल होगा तो फैच कैटेगरीज क्या करेगा, यहाँ से डेटा निकालने की कोशिश करेगा, वो डेटा उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये एपीआई हमने बनाया नहीं है। तो इसीलिए वो रेड कलर में आ रहा है, ये हो सकता है। तो जब हम इसको भी बना लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हमें यहाँ पे साइड बाय साइड डेटा डिस्प्ले भी हो जाएगा। ठीक है, साइड बाय साइड हमें यहाँ पे डेटा डिस्प्ले भी हो जाएगा, और हमारा ये डेटा इंसर्ट करने के बाद तुरंत के तुरंत यहाँ पे दिख जाएगा, और वो रेड कलर में नहीं आएगा, येलो कलर में हमारा आएगा मैसेज। तो बनाते हैं उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।